नमस्कार, इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 3 में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पीयूष श्रीवास्तव। इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 3 में आज हम हैं अहमदाबाद में। अहमदाबाद को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। कहते हैं कि गुजरात की हवा में ही धंधा बहता है। ये वो शहर है जहां से कई देश के जाने माने नामी गिरामी इंडस्ट्रियलिस्ट निकले हैं। आज हम अहमदाबाद में, जहां पर हमारे डिस्कशन का विषय है फर्स्ट स्टेप ऑफ मार्केटिंग फॉर स्मॉल बिजनेसेस। मार्केटिंग को अक्सर ब्रांडिंग से कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रांडिंग से इसकी तुलना की जाती है। क्या मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक ही चीज है या फिर अलग है? और क्या मार्केटिंग की जरूरत आपको तभी पड़ती है जब आप एक ऊंचाई को हासिल कर लेते हैं, या फिर बिजनेस शुरू करने के पहले दिन, या मे भी शायद उसके पहले से ही मार्केटिंग की जरूरत होती है? चलिए, इसी के साथ हम इस शो को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़े, आज तो मैं आपसे क्विकली जानना चाहूंगा कि हमारे ऑडियंस को बताएं व्हाट एग्जैक्टली दिस मेल्टन स्टोरी इज ऑल अबाउट। Melton is all about freshly made gelato in the shop itself. When you come to the shop, you see the gelato lab, you see what ingredients are being used. तो प्रोसेस और वो सब आपको दिखता है, आपके सामने ही जिलाटो बनता है और उधर ही सर्व होता है। फिर we also have pastries, we have snacks, so everything is very very artisanal. It's all made in the same shop, so it's all about freshness. या कुछ ऐसा ही तो नहीं है ना ये, जैसा कि मुझे याद है दिल्ली, सबसे पहले मैंने जर्मनी में देखा था, उसके बाद दिल्ली, और अब तो गुड़गांव में भी काफी ऐसा खुल गया। फ्रेश बियर सामने बन रही है एंड यू कैन एंजॉय द फ्रेश बियर। उसी तरीके से फ्रेश, हालांकि बियर का एग्जांपल देना गुजरात में ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी क्या ये बिल्कुल कुछ वैसा ही है कि फ्रेश आइसक्रीम आपके सामने बन रही है, आप सामने खा सकते हो? ताजा मिठाइयों का नाम हमने जरूर सुना था। एंड यू कैन एक्चुअली डिजाइन इट। ओके, सो जैसे हमने सुना था कि ताजा मिठाई, अब कह सकते हैं ताजा आइसक्रीम खाने चलते हैं। थैंक यू वेरी मच आस्था। कैन प्लीज हैव अ बिग हैंड फॉर हर। कुमार साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, चूंकि एनएसआईसी मार्केटिंग में काफी काम कर रही है इस वक्त, और ये हम आपसे पहले जानना चाहेंगे, मार्केटिंग आखिर है क्या चीज? मार्केटिंग देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसी भी बिजनेस के लिए, वो चाहे बड़ा बिजनेस हो या छोटा बिजनेस हो। मार्केटिंग के बगैर बिजनेस की सक्सेस को प्राप्त करना बहुत ही असंभव सा है। और मार्केटिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आपको प्रॉपर प्लान करके आगे बढ़ना पड़ता है। तो किसी भी बिजनेस में अगर आपको सक्सेस प्राप्त करनी है तो मार्केटिंग के लिए पहले से आपको मार्केटिंग का सर्वे कराना, मार्केटिंग की प्लानिंग करना, मार्केटिंग के लिए प्रमोशन की जो एक व्यवस्था होती है वो करना, कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करना, अपने प्रोडक्ट और कस्टमर्स के बीच में तालमेल लाना, कस्टमर्स की डिमांड क्या है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटीज क्या हैं, क्या वो मैच करती हैं कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन से, उसकी प्राइसिंग के ऊपर कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग से कंपेयर करना, ये सारे इश्यूज मार्केटिंग के फंक्शंस के रूप में आते हैं। प्रोफेसर, आपसे ये जानना चाहें, क्या मार्केटिंग और ब्रांडिंग एक ही चीज है या दोनों अलग अलग है? और अगर अलग है तो कैसे मार्केटिंग ब्रांडिंग से अलग है? नहीं, मुझे लगता है कि पारंपरिक मार्केटिंग की जो बात हुई वो तो खैर जो और विशेषज्ञ हैं वो करेंगे और कहेंगे, लेकिन जो नए आयाम उभर रहे हैं अभी, ब्रांडिंग तो एक ट्रस्ट का एक नाता है, करार है कि भाई आपको मेरे बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अगर मेरा ब्रांड है तो आप मेरी चीज को खरीदेंगे, चाहे वो चीज आपने परखी हो या नहीं परखी हो, क्योंकि आपको विश्वास है। लेकिन मार्केटिंग में भी नए चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां अभी धीरे धीरे महसूस कर रही हैं कि जब तक वो R&D को नहीं बढ़ाएंगी, इनोवेशन को नहीं बढ़ाएंगी, आगे कोई लोग सुनने वाले नहीं है। चाइना ने ऐसी कैसे कर रखी है बहुत सी कंपनियों की। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम ये महसूस करें कि किस तरीके से नए आयाम, नए पहलू, नई प्रोडक्ट्स, नई सर्विसेज को कैसे हम लोगों तक पहुंचाएंगे। और मुझे लगता है कि उसके लिए मार्केटिंग ऑफ माइंड्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन मार्केटिंग ऑफ मटेरियल्स, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। माइंड इज समथिंग, जो हमारा दिमाग है वो हमको कल्पना शक्ति देता है, हमें सोचने की एक पावर देता है, सोचने के लिए एक आयाम देता है। अब जैसे आस्था ने किया, एक नया एक कंसेप्ट ले आई वो, अब उसके अंदर वो क्या दे रही है उससे मतलब वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आइसक्रीम तो बहुत लोग खाते हैं, लेकिन कंसेप्ट जो है एक माइंडफुल कंसेप्ट है। आपको एक ताजेपन को, दिमाग को छुआ और उसको कहा कि नहीं भाई, ये ताजापन खाली जो आप खा रहे हैं उसके अंदर नहीं है, ताजापन उसके इंग्रेडिएंट्स के कॉम्बिनेशन में है। टू मी दैट इज मोर अट्रैक्टिव, कि आपने एक नया कॉम्बिनेशन, नया फॉर्मुलेशन बना दिया। आपके मन में था आइसक्रीम ऐसा होता तो अच्छा होता है कि नहीं, और आपने उसको मौका दे दिया कंज्यूमर को, वो आके डिजाइन कर रहा है अपने आप। अब कोई कंपनी तो आपके लिए आपके पसंद की आइसक्रीम नहीं बना के देगी। आप मार्केटिंग कहेंगे या फिर इनोवेशन कहेंगे? ये इनोवेटिव मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑफ माइंड्स, आई वुड से मार्केटिंग ऑफ माइंड। शी हैज मार्केटेड a mindful concept and that to me is the crux of the matter. अब हम मटेरियल से बाहर जाएं, प्रोडक्ट से बाहर जाएं और नए कंसेप्ट्स, नए तरीके से जुड़ने की बात को आगे बढ़ाएं।
रमेश रंजन साहब, ये आपसे हम समझना चाहेंगे कि मार्केटिंग को, जैसे अभी हालांकि ये सेम सवाल मैंने प्रोफेसर से भी पूछा था, मार्केटिंग और ब्रांडिंग में अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है कि ब्रांडिंग ही मार्केटिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केटिंग जब आप अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं या अपने आप को आप इंट्रोड्यूस करते हैं, वहीं से शुरू हो जाती है। स्मॉल बिजनेसेस के लिए कितनी जरूरी है? स्मॉल बिजनेस के लिए मार्केटिंग जरूरी है। ब्रांडिंग अपने आप, जैसे उनका नाम आगे बढ़ेगा, जैसे उनका बिजनेस बढ़ेगा, ब्रांडिंग अपने आप बनेगा। द आइडिया इज ब्रांडिंग इज ए डेरिवेटिव ऑफ मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू मी इन द बैंकिंग इंडस्ट्री। ओके, डॉक्टर साहब, ये भी आपसे भी हम ये इसी सवाल पे हम पहले जाना चाहेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है एक स्मॉल बिजनेस के लिए, और खासतौर से अगर कोई स्टार्टअप है। आई थिंक मार्केटिंग स्टार्टअप के लिए तो बहुत जरूरी है, क्योंकि जो माल स्मॉल स्केल यूनिट्स बनाती हैं, वैसा ही माल लार्ज कॉर्पोरेट यूनिट्स बनाती हैं और उनकी ब्रांडिंग काफ़ी होती है मार्केट में, तो उनको सेम क्वालिटी का माल बेचना ज़्यादा आसान होता है। Place of SMEs, they find big difficulties in selling their material in the market because the large corporates, उनका ad budget ज़्यादा होता है, marketing campaign काफ़ी बड़ी होती है, इसलिए marketing small company के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये issue है कि उसको कैसे cost effective रखा जाए, तो कुछ ऐसे measures small units को लाने चाहिए ताकि आपका advertisement campaign, यानी क्या स्टेप्स होने चाहिए? स्टेप्स पर हम आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुमार साहब, हम जानना चाहेंगे आपसे कि स्टेप्स क्या है मार्केटिंग, लेकिन उसके पहले आई वांट टू ब्रिंग चिराग इन द डिस्कशन। चिराग, आप एक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ज्यादातर आपके जो मेंबर्स हैं वो फार्मा इंडस्ट्री से हैं, कितना तवज्जो देते हैं मार्केटिंग को? फार्मा की अगर बात करें तो यस, कोई भी इंडस्ट्री अगर फार्मा की है, मार्केटिंग प्लेज अ वाइटल रोल। हम लोग मार्केटिंग का अगर देखें तो एकदम सीमित होके अभी थोड़ी बातें हो रही हैं कि भी मार्केटिंग अपनी प्रोडक्ट की या तो अपने बाय प्रोडक्ट्स की बातें करते हैं, लेकिन मार्केटिंग सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है। मार्केटिंग, जैसे आपने बताया कि शुरुआत होती है कार्ड से या तो अपने इंट्रोडक्शन से, वैसा ही है मार्केटिंग के अंदर। यू नीड टू प्रमोट योरसेल्फ, यू नीड टू प्रमोट योर कंपनी फर्स्ट, लेटर इट कम्स योर प्रोडक्ट एंड एवरीथिंग। जब तक आप अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करें तो ज्यादातर जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं और खासकर जो आपके मेंबर्स हैं, वो बड़ी कंपनियों को बना कर देते हैं प्रोडक्ट। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो ऐसे ये लगता है अक्सर कि यार मुझे क्या जरूरत है मार्केटिंग की, मेरा तो सेट क्लाइंट है, उसी को बना के देना है, तो मुझे मार्केटिंग की क्या जरूरत है? ऐसा है क्या? यहाँ आपकी बात सही है, लेकिन ये भी एक मार्केटिंग है। अगर आप देखें तो आउटसोर्सिंग जो बड़ी कंपनी करती है छोटी कंपनी को काम देके, दैट इज अगेन अ मार्केटिंग जो छोटी कंपनियां करती है अपने आप में, कि वो प्रोडक्ट अच्छे से अच्छी क्वालिटी की बड़ी कंपनी के लिए बना के मार्केट में भेजे। तो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफ स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री to play a vital role, because see every company cannot manufacture, or they have their limitation in fact. Okay. So on that regards, small and medium scale definitely go ahead with and ask for the job to done big companies के, और फिर उस हिसाब से वो मार्केटिंग वो एक तरीका भी हो जाता है। मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो मार्केटिंग करने के लिए हमेशा बहुत बड़े बजट की जरूरत होती है, बिकॉज एसएमईज कैन नॉट स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन मार्केटिंग। 5 करोड़ 10 करोड़ का बजट है हमारे पास, तभी मार्केटिंग हो सकती है। क्या ये सच है, या फिर छोटे छोटे कदम उठा के भी अच्छी मार्केटिंग की जा सकती है? नहीं, ये सच नहीं है कि इसके लिए बहुत बड़े बजट की आवश्यकता है, पर इससे पहले मैं आपको जो आपके बेसिक क्वेश्चंस थे उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। ब्रांडिंग के बारे में आपने पूछा कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग में क्या अंतर है, तो ब्रांडिंग मार्केटिंग का ही एक सब फंक्शन है। मार्केटिंग के स्टेप्स के बारे में जो आपने जानकारी करने के लिए कहा, मार्केटिंग के स्टेप्स में सबसे पहले तो आप मार्केट का पोटेंशियल और मार्केट का असेसमेंट करेंगे। उसके बाद अपने प्रोडक्ट को मार्केट के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से तैयार करेंगे। थर्ड स्टेज होगी आप उसकी प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। ये पब्लिसिटी एक उसी का पार्ट है कि आप अपने प्रोडक्ट को, अपने माइंड को किस तरह से आप लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमारी स्टाइल डिफरेंट है, हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट है। बेसिकली ये अवेयरनेस और पब्लिसिटी में आता है। उसके बाद ऑर्डर बुकिंग भी मार्केटिंग का फंक्शन है, और लास्ट में आता है वेयर हाउसिंग। उसके बाद वेयर हाउसिंग का एक फंक्शन आता है जो कि मार्केटिंग का फंक्शन है, और लास्ट में है सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन। तब ये जाके कहीं मार्केटिंग के फंक्शंस कंप्लीट होते हैं जब आप डिलीवर करके और पेमेंट रियलाइज करते हैं। तो ये खैर थ्योरेटिकल इश्यूज हैं। जहां तक आपका प्रश्न है कि मार्केटिंग में बहुत अधिक खर्चा आता है,
तो ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस का साइज क्या है, आपका कस्टमर का फोकस कितना है, आप कितनी दूर तक जा रहे हैं। अगर आपकी लोकल मार्केट है, प्रोडक्ट आपका लोकली फोकस्ड है, छोटी कंपनी है, तो आपको उसके लिए बहुत अधिक खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप बिल बोर्ड से, आप साइन बोर्ड से भी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी कर सकते हैं। और अगर आपको एक्सपोर्ट मार्केट में जाना है, बाकी स्टेट्स में भी जाना है, तो नेचुरली आपको बड़े खर्चे के साथ न्यूज़पेपर्स के या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से जाना पड़ेगा। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी मार्केटिंग के तमाम और पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे अपने तमाम एमिनेंट पैनलिस्ट से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पीयूष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जी बिजनेस इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 3। और आज हमें अहमदाबाद में, जहां पे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं तमाम एमिनेंट पैनलिस्ट से मार्केटिंग के तमाम गुण। आस्था, आप खासतौर से हैप्पीनेस जो आपका एक कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर आप काफी दिन से काम कर रहे हैं, और प्रोफेसर ने बहुत अच्छा टर्म यूज किया, इनोवेटिव मार्केटिंग। क्या आप एग्री करते हैं कि ये एक इनोवेटिव मार्केटिंग ही है? आपका ये जो नया प्रोडक्ट है मेल्टिंग, एक तरह का ये इनोवेटिव मार्केटिंग का ही हिस्सा है? हाँ, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया तो प्रेस लॉन्च ही था, तो दैट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट और वो सब, और इसी वजह से हमको इतना अच्छा रिस्पांस मिला। देयर वाज नो अदर मार्केटिंग। फिर हमने फेसबुक पे पेज क्रिएट किया, तो फिर people started understanding the concept even more. So, yeah. तो क्या जैसा जो मेरा भी सवाल था कि अक्सर देखा जाता है कि बड़ी कंपनियों को के पास बहुत ज्यादा बजट होता है, मार्केटिंग बजट। आई एम श्योर फॉर ए पैटर्न कंपनी वाडीलाल के पास बहुत ज्यादा मार्केटिंग बजट होगा। अगर उससे आप अपने आप को देखें तो किस तरह से आप लोग की मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान करते हैं? Wadilal's marketing strategy is completely different from Melton's strategy. Melton is like a local shop. So, we have our own repeat customers, loyal customers and all of that. Wadilal is all about, adverts in newspapers, on television and all of that. So, it is very, very different. Okay. प्रोफेसर गुप्ता, अक्सर क्या ये कहा जा सकता है कि मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन एक ही चीज है? ऐसा है कि मार्केटिंग बिना एडवर्टीजमेंट की जाए तो मुझे लगता है कि उसका जो पुल फैक्टर है वो ज्यादा अच्छा है बजाय पुश फैक्टर के। सही बात है। हम लोग सात्विक आयोजन करते हैं, आप में से बहुत लोग आए होंगे वहां पर आईएम के कैंपस में, ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल। हम तो कोई एडवर्टीजमेंट देते नहीं है। 50,000 लोग आते हैं 3 दिन के अंदर, 10 रुपए की टिकट लेते हैं, गाड़ी खड़ी करने की तो जगह नहीं होती उस दिन, लेकिन बड़े शांति से 50,000 लोग 3 दिन में लोगों से माल लेते हैं, ऑर्गेनिक फूड खरीदते हैं, रेडीमेड लेते हैं, सब कुछ लेते हैं। लोगों को 3 दिन के अंदर 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख तो लोग कमा लेते हैं 3 दिन के अंदर, गांव के लोग। तो मतलब वो मार्केटिंग क्या किया हमने? मार्केटिंग तो प्रोडक्ट को तो नहीं किया यहाँ पर मार्केटिंग, हमने तो कोई एडवर्टीजमेंट नहीं दिया अखबार के अंदर, तो फिर इतने लोग क्यों आए? तो मुझे लगता है कि जो प्रतिष्ठा है, जो रेपुटेशन है, रेपुटेशनल कैपिटल, सोशल कैपिटल की बात करते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल कैपिटल की बात करते हैं, रेपुटेशनल कैपिटल जो है उसका अपना एक बहुत बड़ा वजूद बनता जा रहा है समाज के अंदर। मार्केटिंग में इनोवेशंस और इनोवेशंस के अंदर रेपुटेशन, आपके अंदर कुछ क्रिएटिविटी हो, कुछ नई बात हो, लोगों को लगे कुछ जाएंगे तो कुछ नया पता चलेगा। आई थिंक दैट एलिमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी इज द क्रक्स ऑफ द मैटर। जिज्ञासा जो है लोगों की बढ़े, तब यानी कि आप अपने आगे खींचकर, आप अपने प्रोडक्ट, आपको जाना नहीं पड़ेगा उनके पास। यानी कि आप अपने प्रोडक्ट में, अपने बिजनेस के लिए और खुद के लिए कैसे आप क्यूरियोसिटी जिज्ञासा कैसे पैदा करें मन में कि लोग उत्सुक हो जाएं जानने के लिए कि हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं। जी रंजन साहब, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जब ड्रॉ करते हैं उसके पहले मार्केट डायनेमिक्स को समझना कितना ज्यादा जरूरी होता है? बहुत अत्यंत जरूरी है, क्योंकि मार्केट का जो आप समझेंगे, जब तक आप मार्केट, आपके आसपास के मार्केट समझ नहीं सकते, एसएमई के लिए ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो पहले दिन से ही विदेश में बेच नहीं सकते। वो अपने ही सिटी में पहले बेचेंगे या अपना ही कोई एक इंडस्ट्री होगा, उसके पीछे वो लोग उसका एंसिलरी बन जाएंगे, फिर बाद में अपना प्रोडक्ट बढ़ाएंगे। तो इस तरह से लोकल मार्केटिंग, व्हाट आई कॉल, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसके लिए लोकल मार्केट समझना भी जरूरी है। मैं मेरा बैंक का उदाहरण देना चाहूंगा। भले स्टेट बैंक एसएमई तो नहीं है, काफी बड़ी है और भारत देश में सबसे बड़ा बैंक है, लेकिन जब हम नया ब्रांच खोलते हैं आजकल, तो हम पूरा देश में न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज नहीं करते। हम सिर्फ उस एरिया में, उस गली में हमारा बैनर लगाते हैं, उस गली में पैम्पलेट्स देते हैं, हमारे लोकल पॉपुलेशन को जानकारी देते हैं कि भैया यहाँ पे एक बैंक खुली है, ब्रांच खुली है, आप आइए।
पूरा देश में बताने से या तो पैसा बर्बाद हो जाता है या कोई किसी का फायदा नहीं होता। सो लोकल एनवायरनमेंट को समझना बहुत ही जरूरी है, और जब तक वहां समझेंगे तो बिजनेस सक्सेसफुल मार्केटिंग बन जाएगा। डॉक्टर साहब, आप लोग जब रेटिंग करते हैं तो किन किन बातों का सबसे पहले आप उसमें ख्याल रखते हैं, और क्या किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, किस तरह की ब्रांडिंग स्ट्रेटजी है कंपनी की, क्या इन बातों को भी रेटिंग के वक्त तवज्जो दिया जाता है? बिल्कुल, जो जितने भी मुद्दे होते हैं जो कंपनी के बॉटम लाइन को कंट्रीब्यूट करते हैं, आई थिंक मार्केटिंग उनमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड इतने एसएमई भाई बैठे हैं, इनफैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में ये सब एक्सपर्ट्स हैं, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनको आती है जिससे हम ज्यादा रिलेटेड है, फाइनेंस। एंड आप कोई भी स्टडी उठा के देखिए, वर्ल्ड बैंक की स्टडी देखिए, एडीबी की स्टडी देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टडी देखिए, कुमार साहब की अपनी जो एनएसआईसी की स्टडीज है, आप देखेंगे कि सबसे बड़ा रीजन एसएसआई की फेलियर का, एसएमईज की फेलियर का इज अनअवेलेबल कैपिटल एट राइट कॉस्ट एट राइट टाइम, वो है। और सेकंड मोस्ट रीजन, इंपॉर्टेंट रीजन फॉर फेलियर ऑफ एसएमईज इज की मार्केटिंग कैपेबिलिटीज इन कंपनीज की नहीं है। आप देखेंगे 43% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स इज कंट्रीब्यूटेड एसएमईज, but there are only 1% of SMEs who are in export market. That means 99% of SMEs in India are not exporting. That's the vendors. So that's it's a big eye opener for us कि हमारी 99% SME यूनिट इंडिया में ऐसी हैं जो एक्सपोर्ट के काबिल नहीं है, जो एक्सपोर्ट में मार्केट, और मेन रीजन है कि हम अपने आप को बाहर मार्केट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे पॉइंट्स जो अगर अच्छी मार्केटिंग करेंगे आप, तो नेचुरली आपकी बॉटम लाइन अच्छी होगी, आपको अच्छी रेटिंग मिलेगी, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा होगा। तो रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग हमारे लिए। एंड मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मैं मार्केट नहीं कर रहा हूँ किसी पर्टिकुलर कंपनी को, बट आपके यहाँ मोरबी में बहुत सारे टाइल्स वाले हैं। एक टाइल्स वाले को वर्किंग कैपिटल की बड़ी प्रॉब्लम होती थी, माल बेचना बड़ा मुश्किल होता था, बनाना मुश्किल होता था। तो उन्होंने क्या किया, जैसे भाई साहब बोल रहे थे, they outsourced, they tied up with a large corporate टाइल मैन्युफैक्चरर, और उन्होंने बोला कि आपको वर्किंग कैपिटल की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप माल देंगे हम आपको पैसा आपका दे देंगे। उसने कोई एहसान नहीं किया, बट पैसा टाइम पे दे दिया, तो उनकी वर्किंग कैपिटल के इश्यूज सॉर्ट आउट हो गए और एश्योर्ड सप्लाई मिली। इनफैक्ट लार्ज कॉर्पोरेट को भी एश्योर्ड सप्लाई एट बेटर क्वालिटी मिली और दाम भी अच्छे मिले, तो दोनों की विन विन सिचुएशन थी। तो ऐसे केस में आई थिंक एसएमई कैन, और अक्सर ऐसा भी होता है, मुझे लगता है कि अक्सर ऐसा भी होता है कि जब आपको पता भी नहीं होता है, जाने और अनजाने आप अपनी मार्केटिंग कर भी जाते हैं। इसको कहते हैं एक कॉन्शियस मार्केटिंग होती है, जो कि मार्केटिंग प्लान बना के आप करते हैं। एक होती है अनकॉन्शियस स्टेज ऑफ मार्केटिंग, जिसमें कि आपका जो रिलेशन है वही काफी हद तक मायने रखता है। चिराग, अक्सर ऐसा आपके ट्रेड में बहुत ज्यादा होता होगा कि जो आपके बड़े वेंडर्स हैं, जब उनके पास आप अप्रोच करते हैं, तो वो अप्रोच करने का तरीका क्या होता है? नहीं, ये इंडस्ट्री को आपको अलग से समझना पड़ेगा। ऐसा एक सिंपल इंडस्ट्री नहीं है कि आप किसी को अप्रोच करो पहली बार और बिजनेस आ जाए। रीजन बिहाइंड, यहाँ पर लाइसेंसिंग प्रोसीजर वगैरह, प्रोडक्ट की उसकी अवेलेबिलिटी, उसके पास लाइसेंस वो प्रोडक्ट का है कि नहीं, वो सब फैक्टर्स कंसीडरेशन में आते हैं। पर ऐसा नहीं है कि भाई एक बार से अप्रोच से वो बिजनेस आ जाएगा। कोई भी, मतलब इट इज नॉट दैट वन एसएमईज आई एम टॉकिंग अबाउट, अप्रोचिंग टू मेनी ऑफ द कंपनीज, इट डिपेंड्स कि भाई उसको 6 महीने इसको इस तरह से ले लेते हैं कि एक है जिसने, जो कि 10 साल से 2 एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस कर रहे हैं, एक का टर्नओवर 10 करोड़ के पास रखा हुआ है, दूसरा 100 करोड़ हो गया। 2 बड़ी कंपनी आपके अहमदाबाद है, आई वोंट टेक नेम, दोनों एक वक्त में एक साथ ही होती थी। आज एक जो पेरेंट कंपनी है वो 700-800 करोड़ के टर्नओवर पे है, और दूसरी कंपनी 20,000 करोड़ पे हो गई। विदाउट टेकिंग नेम, मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा लोग आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अंतर क्या, कहां पे था उसमें? नहीं, अंतर अगेन इस तरह से समझना चाहता हूं, अगर अंतर की अगर आप बात करते हैं, दोनों कंपनी ऐसी, अगर जो टर्नओवर की आप बात कर रहे हैं, वो दोनों अगर कंपेयर करूं कि वो किस तरह से अलग हुई, मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू, आई विल टेल यू कि मैं कोई कोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से ही ये दोनों कंपनी में इतना अंतर हो सकता है। अगर सरीखी कंपनी का टर्नओवर अगर 10, 12, 15 साल के अंदर इतना फर्क आता है, तो इट इज ओनली बिकॉज ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केट उसको रिसर्च में जो फोकस करने का था, वहां पर उन लोग ने किया होगा, जिसका टर्नओवर बढ़ गया है। प्रोफेसर गुप्ता, आपसे जानना चाहिए, अगर हम पहले स्टेप की बात करें कि पहला जो बेबी स्टेप हमने मार्केटिंग के लिए लिया है, वो क्या होना चाहिए? मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। साउथ इटली में ऑटोमोबाइल का बड़ा हब है, आप सब जानते हैं। वहां 10% ग्रोथ 20 साल तक हुई। चाइना ही सिर्फ ऐसा देश है जहां पूरे देश ने 10% ग्रोथ की है 20 साल तक, 20-25 साल से। दूसरा रीजन उसका एक साउथ इटली में है।
हम भी कर सकते थे सर, कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, नहीं कर सकते हैं। मैं उसका एग्जांपल देने वाला हूँ क्या किया उन्होंने। तो वहां छोटी छोटी कंपनियां हैं। अब एक कंपनी क्या करती है, बड़ा सा ऑर्डर के लिए बिड कर देती है। टोयोटा को एक बड़ा सा कोई पार्ट चाहिए, कंपोनेंट, और उसकी कैपेसिटी होगी 10,000 पीस की, वो ऑर्डर चाहिए 5 लाख पीसेस का। उसने अपना कोड भेज दिया, उसके अंदर उसको ऑर्डर मिल गया। अब वो बाकी सभी कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर को बैठा लेते हैं, अपने घर में चाय पे बुलाते हैं, बोले भाई देखो ऐसा है, ये ऑर्डर आ गया, मैं अकेला तो पूरा नहीं कर सकता उसको, मुझे लेकिन ये मालूम है जब मैंने बिड भेजी थी कि तुम सब मेरे साथ मिलकर काम करोगे तो अपन इसको कर लेंगे। कंपटीशन एंड कोऑपरेशन, सहयोग भी और मुकाबला भी। अब उन्होंने जब तक ऑर्डर नहीं पूरा हुआ तब तक बाकी कंपनियां उसकी डिवीजन बन गई, ठीक। और जब ऑर्डर पूरा हो गया फिर से आपस में कंपीट करना शुरू कर दिया। क्या दिक्कत है? गुड फेथ एग्रीमेंट है कि भाई कल को तुम्हारा दांव लग जाएगा, जब तुम्हारा दांव लगेगा तो हम तुम्हारी डिवीजन बन जाएंगे। ये जो तरीका है, वेयर हमारी जो आकांक्षाएं हैं वो एक आकाश में नए आकाश तक पहुंचेंगे। हम छोटी छोटी मार्केट्स की बात नहीं करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा मेरी सीमा सिर्फ मेरी कैपेसिटी है, बस मैं उससे आगे नहीं सोचूंगा। क्यों नहीं सोचूंगा भाई, बाकी कंपनियां भी तो मेरी हैं, वो किसकी हैं? तो गुजरात में क्योंकि कॉर्पोरेटिव का एक बहुत बड़ा फ्रेमवर्क रहा है, मुझे लगता है एक नया आयाम जो आने वाला है वो ये है कि हम कॉर्पोरेट करें और बिड करें बड़ी बड़ी मार्केट्स के लिए दुनिया भर के अंदर। और अक्सर मार्केटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि मार्केट रिसर्च आप किस तरह से करते हैं, मार्केट रिसर्च का कितना रोल होता है। आस्था, जब आपने इस ब्रांड को लॉन्च करने की सोची थी तो मार्केट रिसर्च किस तरह से किया था और कितना इंपॉर्टेंस था इसका? आई वुड से कि इसमें इसलिए मेरा सवाल आपके लिए अहम है क्योंकि आपने जिस प्रोडक्ट को बाजार में लॉन्च किया, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में ये पहला इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट हुआ है। तो आपको कैसा लगा कि अहमदाबाद में लोगों को पसंद आएगा, जब आप फिर यहाँ सब एक्सपेंड करेंगे भारत के दूसरे शहरों में तो वहां पर लोगों को पसंद आएगा? तो किस तरह की मार्केट रिसर्च थी आपकी? मैंने जब अपने क्लोज फ्रेंड्स फैमिली सबको पूछा तब उन्होंने बोला कि ये तो नहीं चलने वाला, ये जिलाटो विलाटो इधर नहीं चलता है। उन्होंने कहा तुम्हारा पेस्ट्री बिकेगा, स्नैक बिकेगा, तुम्हारा जिलाटो, या दैट इज व्हाई वी विल हैव ऑल दोस एक्स्ट्रास, यू नो, बट द एक्स्ट्रास विल वर्क बट योर जिलाटो विल नॉट वर्क। सो आई वाज यू नो नॉट एक्सपेक्टिंग व्हाट हैज एक्चुअली कम टू मी, यू नो। About 80% of my sales is from gelato. कोई मार्केट रिसर्च की थी, सर्वे की थी, किया था मार्केट में? Yes. So as I said, you know, my market research was like about 50 people, 50 odd people or whoever. But they all loved the product, but they were all very worried. Okay, how is the mass or, you know, still the middle class going to, you know, react to this? But I mean, the pricing that we have is very aggressive. It is all very competitive. So I have had a great. I think you are one of those exceptions, you know, कि मार्केट रिसर्च के अगेंस्ट जाके अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया। कुमार साहब, मार्केट रिसर्च को आप कितना महत्व देते हैं कि बिजनेस कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले या फिर किसी नए बिजनेस में आने से पहले मार्केट रिसर्च जरूर करना चाहिए? देखिए, मार्केट रिसर्च की बहुत इंपॉर्टेंस है, परंतु ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि डेली कंजम्पशन के हैं हमारी सोसाइटी में, आपको मालूम है कि फूड प्रोसेसिंग एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप कहीं बना लीजिए पूरे देश में, उसके लिए मार्केट रिसर्च की जरूरत नहीं है। फूड आर्टिकल्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, रेडी टू ईट आइटम्स हैं, उसके लिए किसी मार्केट रिसर्च की जरूरत नहीं है। उसके लिए केवल आपको ये देखना होगा कि आपकी जो क्लाइंटेल है, पॉसिबल क्लाइंटेल या पोटेंशियल क्लाइंटेल, उसकी परचेजिंग पावर क्या है, उसकी टेस्ट क्या है। तो ये थोड़ा सा जरूर आपको आइडिया लेना पड़ता है। अदरवाइज बहुत अधिक डिटेल्ड मार्केट रिसर्च ऐसे प्रोडक्ट्स में करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु जो आपके नए प्रोडक्ट्स है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है, जिसका अनुभव कस्टमर्स को नहीं है और आप उसको लॉन्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूर आपको एक प्रॉपर तरीके से मार्केट रिसर्च और मार्केट स्टडी करनी पड़ती है, ताकि आप ये असेस कर सकें कि आपका वो नया प्रोडक्ट इस मार्केट में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। चलिए इसके साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकेंगे। ब्रेक के बाद तुरंत वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पीयूष श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जी बिजनेस इमर्जिंग बिजनेस फोरम, जहां पर आज हम हैं अहमदाबाद में जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। मार्केटिंग आखिर स्मॉल बिजनेसेस के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। रंजन साहब, जब हम मार्केट रिसर्च की बात करें तो एक छोटा सा एग्जांपल हम एसबीआई का लेना चाहेंगे। आपकी इतनी ज्यादा ब्रांचेस है कि मुझे लगता नहीं कि अब आपको मार्केट रिसर्च करने की जरूरत होती होगी, लेकिन क्या एक नए ब्रांच खोलने के पहले भी आपको इस तरह की मार्केट रिसर्च की जरूरत पड़ती है?
बिल्कुल जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी एक एक शाखा हमको प्रॉफिट देना चाहिए। आखिर मैं भी बिजनेस में हूं भाई, गुजरात का खून है मेरे पास भी। तो प्रॉफिट करने के लिए हमें मार्केट रिसर्च जरूर करनी पड़ती है। और अगर हम विलेजेस में भी ब्रांचेस खोलते हैं तो उस ब्रांच में हम ऐसे सर्विसेज देते हैं जहां से नॉर्मली विलेजेस में तो सर्विस दिया जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम सर्विस सम बिजनेस इज ऑल्सो एडेड देयर, जहां से उस ब्रांच के अपने आप की कमाई तो हो सके। तो जरूर मार्केट रिसर्च की जरूरत पड़ती है और उस तरह से ही हम शाखा खोलते हैं। काफी डिटेल्ड रिसर्च होता है इसके बारे में। चलिए, ये तो हुई बात मार्केट रिसर्च तक की। अब सवाल ये होता है कि आखिर मार्केटिंग की जब हम बात करें तो मार्केटिंग के टूल्स क्या अवेलेबल हैं आज के दिन में? डॉक्टर साहब, ये सवाल सबसे पहले इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूंगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को आप कंपनी को आप रिप्रेजेंट करते हैं, और एमडी ऑफ केयर रेटिंग, क्या क्रेडिट रेटिंग भी कंपनी की मार्केटिंग की एक स्ट्रेटजी हो सकती है? बिल्कुल, एक्चुअली आपने बहुत सही मुद्दा उठाया और मैं जिसका खाना खाता हूं रोज उसके बारे में बोलना मेरा धर्म ही नहीं कर्तव्य भी है जी। आपको पता होगा कि सबसे बड़ा रीजन एसएमई फेलियर का मैंने बताया था कि ये फाइनेंस है। फाइनेंस टाइम पे मिल जाए एसएमई को तो बहुत सारी मुसीबतें एसएमई की खत्म हो सकती हैं। मेरे साथ, मैं खुद बैंकर था, मेरे साथ बैंकर बैठे हैं, बट ये पक्का है कि कोई 10 आदमी लोन लेने वाले हैं और बैंक सिर्फ एक को दे सकता है, लेकिन वो किस एक को दे वो फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल काम है। एंड आई थिंक क्रेडिट रेटिंग वो काम करती है, बिकॉज हम 15 या 100 कंपनीज की रेटिंग करते हैं, उसमें से 10 इन्वेस्टेबल कंपनी अगर मिलती हैं तो अगर वो इन्फॉर्मेशन बैंक के पास ले आए और उनको कहें भाई साहब ये 10 कंपनी ऐसी हैं जहां पे अगर पैसा दोगे तो उसको डूबने के कम चांसेस हैं एज कम्पेयर टू अदर 85 कंपनीज। तो अगर वो 15 कंपनी बैंक के पास आए तो बैंक अपना डिसीजन लेके 15 में से 5 को, 7 को, 10 को लोन दे सकता है। तो किसी भी एसएमई के लिए क्रेडिट रेटिंग बहुत बड़ा मार्केटिंग एक्सरसाइज है, बिकॉज नंबर 1 एक तो क्या है कि हम बहुत सारे कम पैसे में, या कुमार साहब बैठे हैं वो 75% ऑफ फीस जो है वो सब्सिडी के रूप में देते हैं हमें। हम आपसे सिर्फ 25% लेते हैं और फीस आप जान के, आई डोंट नो, कुछ लोगों को तो पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता दूं। वो सबको पता होगा, जिसने सेकंड ईयर कराया होगा रेटिंग वो सबको पता होगा। कुमार साहब, क्या आप इस बात को मानते हैं कि क्रेडिट रेटिंग भी अपने आप में एक ऐसा टूल है जो कि मुझे लगता है कि मार्केटिंग या अपने कंपनी को पोजीशन करने के लिए एक अच्छा टूल है? नहीं, क्रेडिट रेटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग से आपको कंपनी की फाइनेंशियल स्टैंडिंग और उसकी कैपेसिटी वगैरह के बारे में पता लगता है। तो जो एक पॉसिबल बायर है, जब वो इंक्वायरी कर रहा है कि वो एक बड़ा ऑर्डर प्लेस करे या ना करे इस कंपनी के ऊपर, तो नेचुरली वो देखना चाहेगा कि इस कंपनी की पास ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, इसकी पास परफॉर्मेंस क्या है, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। हम इसको 1 करोड़ रुपए का ऑर्डर दें, ये एग्जीक्यूट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, पहले इसने किया है कि नहीं किया है। तो उसका पहले तो एक तरीका ये था कि वो उसके बैंकर से रिपोर्ट लेता था, वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद मंगा के देखता था। अब यह है कि अगर क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट अवेलेबल है और एक अच्छी क्रेडिट रेटिंग कंपनी ने उसके पूरा असेसमेंट करके रिपोर्ट दी है, तो वो उसको क्रेडिट रेटिंग की रिपोर्ट देखने के बाद ही अपना डिसीजन, अपना जजमेंट कर सकता है। तो इससे मार्केटिंग में जरूर हेल्प मिलती है, पर्टिकुलरली एक्सपोर्ट मार्केटिंग में, जहां पे फॉरेन बायर्स को यहाँ के सप्लायर के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। प्रोफेसर गुप्ता, क्या अगर मार्केटिंग की हम बात करें तो आज के दिन में बहुत सारे जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के जो सोर्सेस थे उससे हटके बहुत सारे नए विकल्प आज के दिन में मौजूद हैं। कुछ एक अहम जो टूल्स हैं उनके ऊपर अगर आप। भाई, थोड़े दिन पहले एक चूहे और हाथी की शादी हुई। हाथी था एक टाटा की कंपनी बड़ी, और चूहा था एक छोटा सा इनोवेटर ईस्टर्न यूपी में, विश्वकर्मा। अब हुआ क्या, इस कंपनी ने कहा कि भाई गन्ना का जहां क्षेत्र होता है ईख का, वहां पर अगर पूरे गन्ने के टुकड़े न लगाए जाए बल्कि एक सिर्फ आंख निकालकर उसकी बड जो होती है उसको बोया जाए तो बहुत सारा सीड बच जाता है, उतने बाकी के गन्ने का हम जूस निकालेंगे, शुगर बनाएंगे। अब इस बंदे ने, विश्वकर्मा ने, एक छोटी सी मशीन बना रखी है। अब दोनों का करार हो गया। टाटा की कंपनी बोलती है टाटा एग्री को, हम मार्केटिंग करेंगे, तुम बनाओ। बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी की चीज को मार्केट करके पैसा कमाएगी, और छोटा जो पर्सन है मैनेजर, उसको कोई अपनी मार्केटिंग टीम बनाने की जरूरत नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन चेन बनाने की जरूरत नहीं है, कोई उसको सिस्टम आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ मैन्युफैक्चर करेगा। मतलब कि हम लोगों को नई तरह की पार्टनरशिप्स करनी होंगी। जरूरी नहीं कि हर एंटरप्रेन्योर सब काम करेगा अच्छा, ऐसा तो नहीं हो सकता। जो जिस चीज में अच्छा है वो बाकी लोगों के साथ क्यों नहीं टाई अप करें? क्या ये एक बहुत बड़ा इशू है। आपके पास कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जिनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक ही ड्रग की शायद बाकियों से 30% 40% कम होगी, लेकिन उसके पास वॉल्यूम नहीं है,
वॉल्यूम उसके पास जिसकी कॉस्ट ज्यादा है। आप इकोनॉमी को देखा है, अगर आप देश की तरफ से देखें तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है कि ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला आदमी ज्यादा बेच रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ तो नहीं होगी ना उससे। हम इकोनॉमिक ग्रोथ जब होगी जब सबसे एफिशिएंट प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा मार्केट मिले, और वो तो नहीं ले पाएगा क्योंकि उसके पास वो गुण नहीं है। तो ये एसोसिएशन का काम होना चाहिए कि जो एफिशिएंट प्रोड्यूसर्स हैं उनका टाई अप कराए बाकी लोगों से जिनके पास अच्छा मार्केटिंग नेटवर्क है, और उनको नई जगह मिले, नया आयाम मिले। एनएसआईसी की मार्केटिंग इंटेलिजेंस सेल जो चलती है उसका क्या रोल है आज के दिन में, और किस तरह से आप एसएमईज को प्रमोट कर रहे हैं? देखिए, हमने एक सेल बनाया है, मार्केटिंग इंटेलिजेंस सेल। ये चूंकि हमारा कॉरपोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉरपोरेशन है, तो हमें पर ऑब्जेक्टिव ये था कि माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को पूरे देश में ये पता नहीं लग पाता कि विदेशों में उनके प्रोडक्ट्स किस प्राइसेस पे बिक सकते हैं, या और कौन से कॉम्पिटिटर्स ऐसे हैं जो कि क्या क्या प्रोडक्ट्स किन किन कंट्रीज में किन प्राइसेस पे बेच रहे हैं। तो ये एक तरह की सूचना की आवश्यकता, एक गैप था जो कि हमारे मार्केटिंग इंटेलिजेंस के माध्यम से गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इसको पूरा किया जाए। तो आपने बताया कि फेसबुक के थ्रू आपने मार्केटिंग अभी शुरू की, कैसा रिस्पांस मिला है और किस तरह से आप पोजीशनिंग करते हैं? So, I mean, the response has been fantastic. The only marketing we do is Facebook right now, and the website will come up soon. But what we do is every single day to create an excitement, we put a new picture every day, every night, a new video. So, you know, that is how we engage with our customers. They give us feedback, and so it's a great tool. Yeah. मुझे याद है कि एक फैशन ब्रांड से मैं रिलेट कर रहा था, वो एथनिक फैशन में है और खासतौर से ब्राइडल वेयर में बहुत डील करते हैं दिल्ली में। तो उन्होंने कहा कि हम फेसबुक का इस्तेमाल सिर्फ उस जब ऐड देते हैं तो हम वी मेक श्योर कि हमारा ऐड सिर्फ उन्हीं को दिखे जिनका स्टेटस फेसबुक में अनमैरिड नहीं, इंगेज्ड है। इंगेज मतलब कि अब उनकी शादी होने वाली है तो उनको शादी की ब्राइडल वेयर की जरूरत पड़ेगी। तो आई थिंक इस तरह की कुछ एग्जांपल्स हैं, यानी सटीक अगर थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाए टेक्नोलॉजी का तो अच्छे से, यानी कम खर्चा में किसी बड़े मार्केटिंग एक्सपर्ट ने कहा था कि कम खर्चा में ज्यादा चर्चा कैसे हो, तो उसके लिए मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर कुमार, मेरा पॉइंट इनोवेशंस की तरफ था कि इनोवेशंस की तरफ लोगों का बहुत ध्यान नहीं है, उनको कमर्शियलाइज करने में, जैसे कि मिस्टर गुप्ता ने कहा। एक्चुअली इतने इनोवेशंस हुए हैं ये जिन बच्चों ने किए हैं और ये अवेलेबल हैं। CSIR ने बहुत प्रोजेक्ट्स इजाद किए और वो भी अवेलेबल है। इशू क्या है कि इन इनोवेशंस के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। अब हम देखते हैं कि बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर, बहुत सारे अनएम्प्लॉयड लोग, हम उनको इंक्यूबेट करते हैं। हम क्या करते हैं, हमने एक कन्वेंशनल प्रोजेक्ट्स की एक लिस्ट बना रखी है। हमारे पास 120 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलिवेंट है पूरे कंट्री के लिए। फूड प्रोसेसिंग है, लेदर है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस हैं, फार्मास्यूटिकल्स है, लाइट इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये सारे प्रोजेक्ट्स जो पहले से चल रहे हैं उसकी हमने लिस्ट बना के, उनके प्रोजेक्ट प्रोफाइल्स बना के, उनकी वायबिलिटी स्टडी निकाल के, और वो बहुत आसान है, किसी भी एंटरप्रेन्योर को या नए जो फैक्ट्री लगाना चाहता है या बिजनेस करना चाहता है उसको हम बताते हैं। उसमें वो ट्रेनिंग होती है और वो टेक्नोलॉजी मशीन लेके और अपना काम शुरू कर देता है। प्रॉब्लम क्या है इनोवेशंस में, ये एक हिट एंड ट्रायल है जी। हिट एंड ट्रायल में नया एंटरप्रेन्योर या नया बच्चा या नया अनएम्प्लॉयड आदमी अपना पैसा लगाने से पहले ये इंश्योर करना चाहेगा कि ये बिजनेस सक्सेसफुल होगा। तो उसके लिए आवश्यकता है एक तो अवेयरनेस क्रिएट करने की, इनोवेशंस जो भी हुए हैं टेक्नोलॉजी के। दूसरा, 1, 2, 3 कम से कम सक्सेस स्टोरीज सामने लाने की। एक भी सक्सेस स्टोरी अगर उसके अंदर आ जाती है तो लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी उन प्रोजेक्ट्स को लगाने में। ये कंपनियां जो हैं अगर थोड़ा सा हिस्सा अपने प्रॉफिट का नए आइडियाज को इंक्यूबेट करने में लगाएं, जो बात आपने कही मैं उसको थोड़ा सा बढ़ा दूं आगे। अभी एक मणिपुर में बहन है, उसने साबुन बनाया है जिसमें एक साइड में साबुन है, दूसरी साइड में लुफा होता है ना, वो तोरेज होती है उसका जमा, स्क्रबर, एक साइड में स्क्रबर लगा दिया। अब साबुन से आप साबुन मल लीजिए, उसके बाद स्क्रब कर लीजिए उसके शरीर के ऊपर। इतना बढ़िया आइडिया है और वो बिक रहा, खूब बिका। सात्विक के अंदर सात्विक का स्टोर बना रहे हैं। तो मतलब कि ऐसे नए प्रोडक्ट आते हैं जो कोई बड़ी एस्टेब्लिश कंपनी जो सोप की है वो शायद नहीं लेगी, लेकिन आपको अगर लग रहा है कि अच्छा है, चलो एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, 50,000 पीसेस का, 10,000 पीसेस का, देखते हैं क्या होता है मार्केट के अंदर। ऐसे 9 ग्रेन्स का खाखरा बना दिया। अब 9 ग्रेन्स का खाखरा लगता है, सुनने में लगता है यार पौष्टिक होगा, चलो भाई ट्राई कर लो।
तो मतलब कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनको इंक्यूबेट करना चाहिए, उनको थोड़ा सा पैटर्नाइज करना चाहिए नए नए प्रोडक्ट्स को। अच्छा लगे तो एक्वायर कर लो उसको पूरा, नहीं लगे तो भूल जाना भाई, क्या हुआ, थोड़ा सा अपने एक प्लेइंग फील्ड है, मुझे लगता है सर कि मार्केटिंग के लिए नए आइडियाज के अंदर आएगा। मार्केटिंग के लिए खासतौर से आपका विजन क्या है कंपनी को लेके, किस विजन के साथ आपने बिजनेस को शुरू किया है और उसकी सस्टेनेबिलिटी को आप किस तरह से आगे देखते हैं? मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा जरूरी है। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद तुरंत वापस आ रहे हैं। चलिए इसी के साथ आप फ्लोर को ओपन करना चाहेंगे Q&A सेशन के लिए। आपके कोई भी सजेशंस हो या आपके कोई भी सवाल हो तो आप वो हमारे साथ बांट सकते हैं। मैं नीरज वाघेला, पेंट इंडस्ट्रीज से हमारा है, गवर्नमेंट के साथ हमारा सारा बिजनेस हो रहा है और गवर्नमेंट के बहुत सारे टेंडर के अंदर लार्ज स्केल के यूनिटी की ब्रांड को मेंशन किया जा रहा है। हम लोग टेंडर में पार्टिसिपेट हो रहे हैं, फिर भी हमको टेक्निकली डिस्क्वालीफाइड कर देते हैं। पूछते हैं तो बोल रहे हैं कि हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को चलाने का कोई ठेका नहीं लिया है। इसमें कौन सी तरह से हम लोग मार्केटिंग कर पाए, हम कुमार साहब से जानना चाहते हैं। जी, मेरे ख्याल से कुमार साहब ऑलरेडी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का नोटिफिकेशन आ चुका है, 20% मैंडेटरी अब हो चुका है। आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली वो उनको जानकारी नहीं होगी। आप उनको बता सकते हैं कि भारत सरकार की अब नई पॉलिसी के अंतर्गत हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री और हर एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को अपने एनुअल परचेजेस का कम से कम 20% जो है वो माइक्रो और स्मॉल से खरीदना आवश्यक है। तो ये एक पॉलिसी है जिसको वो, चूंकि ये लीगल लॉ से इनएक्टेड पॉलिसी है तो उसको वो इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप उनको ये पॉलिसी उपलब्ध कराएंगे तो वो आपकी टेंडर पे जरूर ध्यान देंगे। नहीं कुमार साहब, मुझे लगता है कि जो इनका सवाल है वो कुछ इस तरह का है कि देखिए एक माइंडसेट बना हुआ है। मसलन अगर मैं बैंक का एग्जांपल लूं तो रंगन साहब आप हालांकि मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन फिर भी ये सच है कि आज भी हमारा जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव होने की वजह से जब एक फॉर एग्जांपल स्कीम्स लाइक CGT MSE जिसमें कि 1 करोड़ तक का लोन बिना कोलेटरल और गारंटी के मिल सकता है, जब वो लेने आप जाएं तो वहां पर अभी भी बहुत ही कंजर्वेटिव माइंडसेट होता है ब्रांच मैनेजर्स का। वैसा ही मुझे लगता है कुमार साहब अभी जो PSUs हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स वहां पे बैठते हैं, उनको भी लगता है यार छोटी कंपनी 20 करोड़ का भी टर्नओवर नहीं, आगे हमसे उदाहरण ऑर्डर लेने। तो आपको लगता है कि अभी ये प्रॉब्लम कुछ दिन फेस करनी पड़ेगी इन्हें और इसमें कैसे अपने आप को पोजीशन कर सकते हैं? आई थिंक दैट्स व्हाट ही वांट्स टू नो। जहां तक ये पोजीशनिंग की बात है तो पोजीशनिंग तो देखिए एक ही तरीके से हो सकती है। वो है आप अपने प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करिए, उनको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट में वही क्वालिटी है, वही उसमें योग्यता है जो कि वो बड़ी कंपनी से लेके प्राप्त करते थे। रंगन साहब, चूंकि मेरा सवाल ये सवाल उठाया तो इसी से एक और सवाल मेरे जहन में आता है। सवाल ये है कि जब बैंक्स के पास लोन के लिए पिच करने हम जाते हैं, आई थिंक वहां पर भी एक मार्केटिंग पिच होती है। हाँ, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से अपने आप को पोजीशन करते हुए एंटरप्रेन्योर्स को, देखिए जो खाता बही वाली चीज है वो सब अपनी जगह है, लेकिन किस तरह से पिच करना चाहिए कि वो सही मार्केटिंग पिच क्या होनी चाहिए बैंकों को पिच करते समय? बहुत क्विकली जाना चाहिए। एक बैंक जब लोन अप्रेजल या कोई कस्टमर बैंक में आता है तो हम तो पहले देखते हैं कस्टमर में कितनी हिम्मत है और कितनी कॉन्फिडेंस है अपने प्रोजेक्ट पे। मैन बिहाइंड द शो पहला अहमियत यह रखता है। दूसरा, उसका प्रोडक्ट का अगर उसको समझ है, पहली बात, एक तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस, दूसरी बात उसके प्रोडक्ट का समझ, तीसरी बात बैंक में आप लोगों से ज्यादा डेटाबेस होता है। अगर एक आदमी कहे कि एक सिटी में अगर आप 5 लाख आइटम में कोई बन रहा है और आप कहते हैं कि नहीं मैं इसमें 10 लाख बेच सकता हूं, तो ये प्रोडक्ट एब इनिशियो फेल हो जाएगा। तो ये डेटाबेस से भी हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं, लेकिन कस्टमर के लिए सबसे पहले अहमियत होती है वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, आई मीन पर्सन बिहाइंड द शो, वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट एंड देन फाइनेंशियल एबिलिटी। बी ऑनेस्ट अबाउट इट, फ्रैंकली यू टेल कि इतने पैसे मेरे पास हैं, इससे मैं क्या कर सकता हूं। यानी कि पिच की अगर हम बात करें तो आप कितने ऑनेस्टली अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज द मार्केटिंग पिच फॉर अप्रोचिंग द बैंक। उतना आपका सक्सेसफुल प्रोजेक्ट फाइनेंस रहेगा। नीलेश भाई इज एन विटनेस टू दिस कि हमारे बैंक में भी ये होता है। लेकिन जो पहले आपने कहा कि ग्राउंड लेवल पे कभी कभी कहीं कहीं हेजिटेशन होती है लोन देने में,
कहीं कहीं नहीं, अक्सर अक्सर होती है, चलो मान लेते हैं। मेरा क्वेश्चन प्रोफेसर गुप्ता से है, जो माइक्रो लेवल एंटरप्रेन्योर होता है उसके पास तो कोई सर्वे के लिए, रिसर्च के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए बजट नहीं होता है, तो उसको आप क्या मार्केटिंग टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि आज देश में लाखों मैनेजमेंट के स्कूल खुल गए हैं, हर जिले में है आजकल, ठीक है। उनके विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है मार्केटिंग के लिए उनको करने होते हैं प्रोजेक्ट। क्या प्रोजेक्ट करते हैं? वो 3M की बात, वही घिसी पिटी कंपनियों के कैसे लेके वो चलते रहते हैं। उनको जब तक जिंदा प्रोजेक्ट नहीं मिलेंगे, रियल लाइफ प्रोजेक्ट, मान लीजिए कि आप गठड़ा में हैं या भावनगर में है, वहां के जो खादी की यूनिट है, उनके जो प्रोडक्ट है, उसके लिए अगर आपने इन कॉलेज के बच्चों को कहा भाई जरा इसका पता करके आओ, हम क्या चेंजेस कर रहे हैं इस प्रोडक्ट में, जो हमारे ग्राहक हैं उससे बात करो, बताओ कि हमको हमारे प्रोडक्ट को कैसे और ज्यादा खरीदेंगे। तो निश्चित ही बात है, जो बात पीयूष ने पहले कही थी मार्केट रिसर्च की, वो मार्केट रिसर्च ये विद्यार्थी करेंगे आपके लिए, बिना पैसे के करेंगे आपके लिए, सीखने के लिए करेंगे आपके लिए। मेरा क्वेश्चन प्रोफेसर गुप्ता से था। सर, ये इन्वेंशन जो है, ये जो कहा जाता है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जो इनोवेटर्स होते हैं, जो इनोवेशंस करते हैं, वो कहीं ना कहीं जाके स्टैंडर्ड से दूर हटकर कुछ करने की कोशिश करते हैं। फिर वो स्टैंडर्ड्स, फिर वो लाइसेंसिंग में उनको जो दिक्कत आती है, और वो जो मार्केटिंग तो तब शुरू होगी जब वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर पाए या मार्केट में रह पाए। तो इसके ऊपर कुछ आपके विचार सर? देखिए, ऐसा है, बहुत सारी बात स्टडीज ने शो किया है कि अगर 100 प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे 2, 3, 4 उसमें से सफल होंगे, लेकिन 100 लॉन्च करेंगे तब तो मुझे लगता है कि जब कॉस्ट ऑफ फेलियर इज लो, लेसन इज ट्राई। जब हारने की कीमत बहुत ज्यादा नहीं हो, तो सबक एक ही, सिद्धांत एक ही होने चाहिए जीवन में, कोशिश करो। Now, what Anil Gupta ji said and even Kumar highlighted, what we need is creating the entrepreneurial tie-ups to make 1 + 1 = 11 and not 2. Correct. And this, I think, if you study, the China has succeeded following the Italian model, because Italy has succeeded by making the small industries tie-up. I think the small industries are successful in Italy because they have the trust in each other. What he said about that example, I have been traveling to Italy a lot of time for like whether you call furniture, they make furniture by tie-ups, Exactly, sir. That's whether it is leather, whether it is ceramics, but here we always try to compete our neighbor, That's where we are struggling. That's a very good suggestion. But I would suggest that is, why can't we eliminate competition amongst ourselves? Great, sir. Thank you very much, sir. Thank you very much. That's a good example. That's a good example. Entrepreneurial tie-ups are the best way to create I think you can always have the best tie-ups. जी, वो अलग बात है, यकीन है वहाँ पे इटली में लोगों का एक दूसरे को भरोसा है, वो अलग बात है कि अब हम इटली पे भरोसा नहीं कर सकते। जी, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच, सर। I have read that SME sector, especially in the manufacturing, one of the major problems they face is skilled manpower and cost effectiveness. So how do they balance that with the marketing cost for basically a startup manufacturer in the SME sector? Normal course, in a normal way, 70 to 80% cost is on the production, which includes your raw material and also the manufacturing labor and other overheads which comprise of. Now remaining 20 to 25% has the potential of your maneuverability of distribution, marketing, advertisement, publicity, and you have to have the profit, pay the interest, and all those things have to be met out of that remaining 20 25% or 30%, whatever, depending upon how much cost of raw material you have, based on different. तो ये तो डिपेंड करेगा कि आप उसमें कितना अफोर्ड कर सकते हैं। आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए? आपका इन्वेस्टमेंट अगर आपको 15% रिटर्न दे रहा है एंड यू आर हैप्पी विद दैट, नेचुरली 15% करने के बाद बैलेंस में ही आपको पूरे ओवरहेड्स करने हैं। और मार्केटिंग का खर्चा बैलेंस करने के लिए मतलब आप कोई अलग से इंडिपेंडेंटली एक बजट फिक्स नहीं कर सकते। आपको देखना होगा कि मार्केटिंग की आवश्यकता कितनी है, आपको क्या ब्रांड बनाना है, आपको क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जरूरत है, आपको क्या लोकल मार्केट प्लेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देयर आर वेरियस फैक्टर्स which will decide about your budgeting on these elements. I have a question for Professor Gupta. So I'm a big fan of yours firstly, and my question is I want to start something new and I have kind of few ideas as well. So what are the tools, what are the best survey equipments I can use for the development of mine? Well, if it is not, इसके अंदर अगर बहुत ज्यादा राशि नहीं चाहिए इसको बनाने में,
तो निश्चय ही पहले बनाना चाहिए इसको, क्योंकि आइडियाज को तो कोई मार्केट करेगा नहीं ज्यादा, मार्केट की उसकी मांग भी कम होती है। लेकिन जब वो मूर्त रूप में आ जाएगा, रियल प्रोडक्ट बन जाएगा या सर्विस बन जाएगी, तो उसको लोग समझना शुरू कर देंगे। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहला काम है इसको मूर्त रूप देना, इसको एक प्रैक्टिकल शेप देना। प्रैक्टिकल शेप देने के बाद में अगर बहुत खर्चा नहीं है उसके अंदर फेलियर का, तो वर्जन 1 जो है उसको आप शेयर करो लोगों से। मैं बिलीव करता हूं कि ओपन सोर्स जो है या ओपन शेयरिंग में बहुत बड़ा मैं विश्वास रखता हूं कि क्या होगा, कुछ लोग पैसा नहीं कमाना चाहिए शुरू पहले प्रोडक्ट से। आपको पहले प्रोडक्ट से आप रेपुटेशन बनाओ अपनी, लोगों को लगना चाहिए इसकी चीज अच्छी है, लोग तारीफ करना शुरू करेंगे उसको। दूसरे प्रोडक्ट पे पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम लोगों को पहले पहचान बनाओ अपनी कि भाई मेरी चीज जो है लोगों को उसको पसंद आनी चाहिए, अगर आप आईटी का प्रोडक्ट है। चलिए इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम फिलहाल यहीं पर खत्म करना चाहेंगे, लेकिन एक बात जाते जाते ये जरूर कहना चाहेंगे कि जब भी आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएं या बिजनेस स्ट्रेटजी बनाएं, तो उसमें सस्टेनेबिलिटी का क्वेश्चन को जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका विजन और विजन के साथ जो आपका एंथुसियाज्म जुड़ा हुआ है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। याद रखिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म गेन और क्विक बक हमेशा बिजनेस के लिए नुकसानदायक होता है। चलिए इसी के साथ इस कार्यक्रम को फिलहाल यहीं खत्म करना चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, हम तमाम पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आई वांट टू थैंक माय स्पॉन्सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, our exchange partner Bombay Stock Exchange, Everest Industries, our knowledge partner NSIC and my designer Rajat Suri। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस अगले पड़ाव में एक नए टॉपिक के साथ एक नए शहर में एक बार फिर आप सभी से मुलाकात होगी। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, www.facebook.com/emerging business forum, या फिर आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.zbiz.com/emerging business forum पे। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।